जितने भी ईथर्स होते हैं सारे के सारे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर को जाते हैं। इनके अंदर एलिमिनेट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनके जो लिविंग ग्रुप होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके। इनके पास जो पुअर लिविंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि ये आर जो ग्रुप होते हैं पुअर लिविंग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनके अंदर डोनेट करने की नेचर ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जैसे ये किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये लीव करना शुरू कर देते हैं, मतलब एसिड आएगा और उसके साथ अटैक करके उसका मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देगा। तो हमने एक बेसिक रिएक्शन ले ली कि ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने का है। जब कभी भी कोई भी एसिड ईथर पे अटैक करेगा तो वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास सीधी रिएक्शन आई कि हमने एक ईथर ले लिया जो अभी विलियमसन सिंथेसिस में बनाया, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। उसके ऊपर एक एसिड डाला हमने, चाहे वो HBr हो या HI हो। तुरंत क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ दो एक कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ से, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे लेफ्ट साइड से तोड़ो या राइट साइड से तोड़ो, मर्जी हमारी है। हमने वो जैसे ही बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से R ग्रुप खाली हो गया और यहाँ से RO ग्रुप खाली हो गया। एक ग्रुप पर H लगा दो, एक ग्रुप पर X लगा दो। तो यहाँ पर मैंने O के साथ H लगा दिया क्योंकि O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, और R के साथ मैंने X लगा दिया क्योंकि R पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का एक मिक्सचर मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है वो केवल इस वजह से क्योंकि जो ईथर है वो एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन सफिशिएंट होगी अगर तुमने इतनी भी लिखी कि ईथर प्लस अल्काइल हैलाइड, ईथर प्लस हेलोजन एसिड बनेगा क्या, अल्काइल हैलाइड प्लस यहाँ पर, अच्छा अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन सेपरेट हो जाएगी। देखो एक चीज़ तो हमारे पास ये है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया RX का और एक प्रोडक्ट हमारे पास बना ROH का। ये रिएक्शन इन दोनों की कराने के बाद यहाँ पर रुक जाएगी अगर एसिड को एक्सेस में ना डाला जाए, और अगर एसिड एक्सेस में डाला है तो वो दोनों टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो RX ही बनेगा, या फिर दूसरे वाले R के साथ X कनेक्ट हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो एसिड के H के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो तुम इसको दो रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली तो वो जब ये लेस अमाउंट में पड़ा हुआ है तो ये हमें RX और ROH दो प्रोडक्ट देने वाला है। जब ये एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है तो ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज को तोड़ेगा और RX को R-X को बनाएगा और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा। ये इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर इसकी एक बेसिक एग्जांपल पे रिएक्शन हम कंसिडर करें तो ये रहा मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर, इसके ऊपर मैंने डाला HBr। जैसे ही HBr में डालता हूँ तुरंत ही ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज को ब्रेक कर देता है। Br इस वाले कार्बन पर भी, Br इस वाले कार्बन पर भी, इसका मतलब है टोटल दो मॉलिक्यूल हमने HBr के डाले। यहाँ से दो H फ्री हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन फ्री हो गया, ये बन गया H2O। तो एक CH3Br, एक C2H5Br, एक अल्काइल ब्रोमाइड में एक मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है और एक इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर बन रहा है। या फिर हम ये ले सकते हैं प्रोपोक्सी मीथेन या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन, इसको ऐसे भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके ऊपर HI जैसी मैं डालूंगा तुरंत ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा। तो एक बार CH3 पर आई और एक बार बड़े वाले ग्रुप पर आई, जो ऑक्सीजन निकला वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए H2O बनाते हुए सेपरेट हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन है ईथर के अंदर अल्काइल हेलोजन एसिड्स के साथ। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म क्या काम करता है, यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इंपॉर्टेंट है कि जो ईथर का जो मैकेनिज्म है SN1 और SN2 जिनकी हम बात कर रहे हैं वो R की आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं कि अल्काइल ग्रुप कितना बल्की है या कितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम शो करने वाला है, यानी कि कम हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है या फिर ज़्यादा बड़ा बल्की ग्रुप है। जैसे अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं बार बार, एक में तो मैंने लिया है CH3, इसको मैंने जोड़ा सीधा ऐसे C2H5 के साथ, और एक बार मैं इसकी जगह यहाँ पे बड़े कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे प्रोपोक्सी मैंने ले रखा है या ब्यूटॉक्सी मैंने ले रखा है या टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल ले रखा है, तो वो बड़े ग्रुप हो जाते हैं। तो उस केस में सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ईथर में ऑक्सीजन के साथ जब वो कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है ताकि एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो सके। विद मिथाइल और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीवेड एंड SN2 मैकेनिज्म। जब आपका 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन का मतलब है केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर किया जाएगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा।
जब आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा, यानी एक कार्बन से आपके 2 कार्बन कनेक्टेड हो या 3 कार्बन कनेक्टेड हो, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप जिनकी अभी हम बात करके आए, उस केस में सेकंड डिग्री मतलब SN1 मैकेनिज्म को कंसीडर किया जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन पाई जाने वाली है, और सिंगल कार्बन वाले केस में जब एक ही कार्बन कनेक्ट होगा, उस केस में 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप के लिए SN2 मैकेनिज्म प्रीफर किया जाने वाला है। तो अब ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का एक ग्रुप बना करके दे देगा एग्जाम में, और पूछेगा कि इनमें से कौन SN1 SN2 मैकेनिज्म को प्रीफर करेगा इन केस ऑफ ईथर्स रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना, जो 1 डिग्री कार्बन वाला है वो SN2 रिएक्शन को ही फॉलो करेगा ईथर के साथ, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले हैं वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे ईथर के साथ। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है CH3 का थ्राइस COCH3, बेसिकली ईथर ही है, देखा जाए तो ये ईथर है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, कार्बन इसके साथ 1 2 3 मिथाइल ग्रुप ये जुड़ गए, C ये ऑक्सीजन जुड़ गया और ये CH3 जुड़ गया। तो ये तो जुड़ा हुआ है नॉर्मल, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 कार्बन को ये कनेक्ट कर रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है या SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इसका मतलब ये है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अगर आपका बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ कार्बन का, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो, तो उस केस में वो SN1 मैकेनिज्म के कंसीडर होते हुए टूटेगा। यानी इधर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके टूटेगा, और जो इधर वाला ग्रुप है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके टूटेगा। यहाँ पे अगर SN1 फॉलो हो रहा है तो वो पहले कार्बोकैटायन बनने की वेट करेगा, उसके बाद आयोडीन आकर के कनेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इधर वाला तोड़ रहा हूँ तो ये आयोडीन सीधा आएगा पीछे की तरफ से अटैक करता हुआ और लात मार के CH3 को बाहर कर देगा और खुद कनेक्ट हो जाएगा, OCH3 को डिवाइड करेगा और खुद बैठ जाएगा। तो ये डिफरेंस है SN2 और SN1 का। अभी जो कार्बन ऑक्सीजन क्लेवेज के टूटने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक ईथर है जो कि क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन है। इस मिथॉक्सी प्रोपेन में मैंने HI का अटैक कराया। अब क्योंकि मुझे पता है ये बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है तो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करने वाला है, SN2 को फॉलो नहीं करेगा। अब मैंने SN1 मैकेनिज्म फॉलो कराने के लिए सबसे पहले आयोडीन कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, तो ये -I इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाने वाला है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करा लेगा हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से एक ग्रुप विड्रॉ होगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा और I नेगेटिव हो जाएगा। उसी टाइम पर जो H पॉजिटिव बना है और I नेगेटिव बना है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कमी हो गई और ऑक्सीजन पे अभी इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। जैसे ही ये वाला HI ग्रुप या खाली ऐसा कह लो कि जो H है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे जाकर के, तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा बदल जाएगा। प्रोपोक्सी वाला ग्रुप सेम है अपनी जगह पर, और जो ये मीथेन है मिथाइल ग्रुप है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया, H आ गया। इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटोन आकर के कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर H पॉजिटिव जुड़ गया। अब ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जो आयोडीन नेगेटिव बची हुई है अभी रिएक्शन में वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तुरंत ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। जैसे ये लीव करेगा तुरंत आयोडीन आएगी, कार्बोकैटायन के बनने के बाद कनेक्ट हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा कार्बन से। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है वहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा। विड्रॉ कराती है वाला फंक्शनल ग्रुप अलग, CH3OH मिथाइल ग्रुप अल्कोहल बनते हुए अलग हो जाएगा सेपरेट, और यहाँ से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया। जैसे ही कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो ये बन गया कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिएक्शन में पड़ा हुआ पहले से ही आयोडीन नेगेटिव आएगा और अटैक करेगा। जैसे ही आयोडीन नेगेटिव अटैक करता है तो ये ग्रुप बन जाता है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड का। ये पूरा मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का। पेपर में किसी भी रिएक्शन को लिख करके उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है, तो हमें बस स्टेप्स फॉलो करने हैं कि SN1 मैकेनिज्म तब फॉलो किया जाएगा जब बल्कि ग्रुप कनेक्टेड हो। उस केस में सबसे पहले ऑक्सीजन जो है क्या काम करने वाला है, किसी भी अटैकिंग ग्रुप के हाइड्रोजन को अपने ऊपर कनेक्ट कराएगा और प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा बाई सेपरेशन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। उसके बाद जो लिविंग ग्रुप इसके अंदर बना है अल्कोहल का वो सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर देन जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी सेकंड स्टेप में, तो वहाँ पे आयोडीन आकर के अटैक करेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसमें सेकंड स्टेप में ही अटैक करते हैं।
इस तरीके से हमें क्या मिलता है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगला आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये दोनों ही टाइप की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। इलेक्ट्रोफिलिक आसान है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के अंदर अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ रही हैं तो वो कॉन्सेप्ट ईजी है और उसको समझना आसान होता है, क्योंकि ये रिंग पर चलती हैं रिएक्शंस, बेंजीन की रिंग पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम ईथर ले रहे हैं वो कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब हम इस टाइप का एक ईथर ली करके चल रहे हैं जिसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और मतलब अराइल ग्रुप है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। अब हो क्या रहा है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ईथर की जिसको हम बोलते हैं एनिसोल, ये क्या है, फिनोक्सी, बेसिकली मिथोक्सी फिनो ये आ गया हमारे पास मिथोक्सी बेंजीन, इसका नाम हो गया मिथोक्सी बेंजीन, जिसको हम केमिकली बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप जब आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है एनिसोल। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ये जितने भी एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग पर जाकर के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ, क्योंकि वो बेंजीन की रिंग पर अटैक करने वाले हैं। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी होती हैं न्यूक्लियोफिलिक। और ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होते हैं या डायरेक्टिव होते हैं, हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाकर के अटैक करेंगे। तो मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या मतलब हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। इथेनोइक एसिड हो गया C2CH3COOH, दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। जब ब्रोमीन का अटैक इसके ऊपर हम कराएंगे तो एक बार ऑर्थो पोजीशन से H हटेगा और HBr बन के बाहर हो जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन से H हटेगा और HBr बन के बाहर हो जाएगा। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। लास्ट भी हम डिस्कस करे थे इस बारे में कि मेजर क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को रिपेल जीरो कर देती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। माइनर वाला हमेशा क्या बनेगा, रिएक्शन में कम बनेगा। तो ये रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन की, या हेलोजिनेशन भी कह सकते हो। सेकंड आ जाती है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन, हेलोरीन में भी पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो हमने लिया है एनिसोल, एनिसोल पे एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 की प्रेजेंस में CH3Cl डाला। अब एक चेंज आया, अल्काइल हैलाइड में हमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, CH2 की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ईथर के केस में हमें एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कराता है, जो रिएक्शन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा जाकर के। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो ऑर्थो का H यहाँ का Cl HCl बनाते हुए बाहर हो जाएगा और मिथाइल जो CH3 वाला ग्रुप है कनेक्ट हो जाएगा किस पे जाके, ऑर्थो पोजीशन पे जाके। तो इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो मिथाइल एनिसोल कह सकते हो तुम इसको, या फिर ऑर्थो मिथोक्सी टोल्यूइन कह सकते हो, दोनों नाम बताए जा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर नाम किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं, चाहे तो हम मिथोक्सी के फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दें या फिर टोल्यूइन के बेसिस पे दें, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो अगर मैं टोल्यूइन को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो हम इसको बोलेंगे क्या, OCH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर कंसिडर करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पहला और दूसरा, तो 2 मिथोक्सी, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया मिथोक्सी, और ये क्या बन गई, टोल्यूइन। इसी तरीके से जब ये एक बार पैरा पोजीशन पर कनेक्टेड होगी तो उसको बोलेंगे 4 मिथोक्सी टोल्यूइन। नंबरिंग उसी अकॉर्डिंग हम देंगे जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर वो कनेक्टेड होगा। अब ये तो हो गई मेरे पास अल्काइलेशन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है। एक होती है अल्काइलेशन की जिसमें CH3Cl यानी अल्काइल क्लोराइड कनेक्टेड होता है, एक होती है असाइलेशन की ACYLATION असाइलेशन। असाइलेशन के केस में CH3COCl ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है, यानी असाइल क्लोराइड कनेक्टेड होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो बेसिकली एनिसोल हम रिएक्शन करा रहे हैं असाइल क्लोराइड के साथ, फिर से वही काम करता है, ऑर्थो पोजीशन के H को हटाएगा, HCl बनाते हुए बाहर, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो COCH3 कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली पैरा पोजीशन पर भी यही काम होगा कि ये पैरा पोजीशन पर भी कनेक्ट होता है, तो बेंजीन के ऊपर OCH3 तो अपनी जगह पहले से ही है, नीचे जुड़ जाएगा COCH3, नीचे की तरफ मिसप्रिंटिंग है, ये आ जाएगा COCH3। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अब जुड़े हैं इसका नाम हम क्या देंगे, इसको बेसिकली एसिटोफिनोन बोला जाता है। ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे अगर COCH3 ग्रुप कहीं पर भी कनेक्टेड हो तो ये पूरा ग्रुप कहलाता है एसिटोफिनोन का, और इसके ऊपर पहले से क्या जुड़ा हुआ है, OCH3, तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथोक्सी एसिटोफिनोन।
इसका नाम आ जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन या फिर 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। हमेशा ध्यान रखना है और कि पैरा पोजीशन वाला जिसमें पैरा फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा और जो ऑर्थो वाला है वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आ जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी, नेम रिएक्शंस में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन्स में पूछी जाती हैं। सेम बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स को वापस से डिफाइन किया गया है अल्काइल हैलाइड और असाइल हैलाइड के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शंस। जैसे हमने ब्रोमिनेशन किया उसी तरीके से हम नाइट्रेशन कराते हैं। तो नाइट्रेशन कराने के लिए ईथर का हमें ध्यान रखना होगा कि वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ कि हमें कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम फ्यूमिंग फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वेपर्स फॉर्म में लेते हैं। फ्यूम्स पास कराई जाती हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की, ताकि जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब किया जा सके। और HNO3 को हम ऐसे लिख करके चलेंगे HONO2। एक बार क्या काम करने वाले हैं हम, उठा करके सीधा सीधा ऑर्थो पोजीशन के H को हटाएंगे और H2O बना देंगे। मैंने ऑर्थो पोजीशन का यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे से H हटाया, H2O बना दिया, तो ये ऑर्थो नाइट्रो ईथर कहलाया और ये पैरा नाइट्रो ईथर कहलाया। अब हम इसको ईथर बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, ये है इथॉक्सी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन, 2 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा। और इस वाले में मैं देखूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे कार्बन पे कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से इसका पूरा प्रॉपर नाम बनता है। तो याद रखना है हमेशा कि जिस जगह पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है जस्ट उसके अगले कार्बन को हम दूसरा कार्बन कहते हैं या फिर ऑर्थो कार्बन कहते हैं। अब चाहे मैं इधर जोड़ूं या इधर जोड़ूं, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन हमेशा क्या होगा, ऑर्थो होगा। मैं इस फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं इसको ये चेंज करके यहाँ लिखूं OCH3, तो बात वही है, बस हमने रोटेशन दे दिया मॉलिक्यूल की और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार सीधा सीधा NO2 इस पे जोड़ दूंगा आफ्टर द रिएक्शन, एक बार सीधा सीधा NO2 पैरा पोजीशन पे जोड़ दूंगा आफ्टर द रिएक्शन। तो ये बन जाएगा 2 नाइट्रो, ये मिथॉक्सी बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप C2H5 है तो हमने इथॉक्सी बेंजीन नाम देना है। तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं ईथर को लेकर के, जिसमें हम ब्रोमिनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, और भी कुछ कॉमन रिएक्शंस हमने देखी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ आकर के हमारा ईथर हो जाता है खत्म और चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ CBSE NCERT हो जाएगा फिनिश। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको हम कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।